टीनी के रोने से किरण की नींद खुल गई। उसने कलाई में बंधी घड़ी में समय देखा। रात के 11:15 बज रहे थे। फिर उसने अपनी बच्ची को थपथपाते हुए पलंग के साथ वाला बटन दबाया, पर बिजली तो शाम से ही गुल थी। बाहर तूफान और बारिश का जोर था। रह रहकर बिजली जोर से कड़क उठती थी। इसी शोर से डरकर शायद उसकी बच्ची बार बार जाग रही थी। लगातार उसे वो थपका रही थी। वो सोचने लगी, अगर ये नहीं सोई तो ऐसे में अंधेरे में उठकर उसको दूध की बोतल देनी होगी। दूसरी तरफ सोया दीनू गहरी नींद में था। वह खुद भी तो कैसी गहरी नींद में सोती रही थी, ऐसी भयंकर आंधी तूफान से बेखबर। रात में इस कदर आंधी तूफान चल रहा था कि बाहर निकलकर यह देखना भी दुश्वार था कि कौन इंसान कहां से जा रहा है, और इसके अलावा किसी का घर तक नहीं दिख रहा था। ऐसा आंधी तूफान बाहर चल रहा था। उस दिन सुबह किरण जब उठी तो 4 बजे थे। सुबह की उड़ान से ही सबको कलकत्ता जाना था। टिकट प्रतीक्षा सूची पर थी। चौथा, 5वां और 6ठा नंबर। दीपक को पूरा भरोसा था कि सबकी टिकट आरक्षित हो जाएगी, पर एयरपोर्ट जाकर ही पता चला कि केवल एक ही सीट बुक हुई है। दीपक का जाना जरूरी था, इसलिए वो चला गया। ड्राइवर किरण और बच्चों को वापस घर छोड़ आया था। किरण ने कामवाली को कल शाम से ही आने को मना कर दिया था। उसने तो सोचा भी न था कि उसे ऐसे वापस आना पड़ेगा। 8 बजे तक वो लोग घर वापस पहुंच गए थे। सोचा था कि पड़ोस में जाकर रीता को बोल आएगी कि उसकी कामवाली एक दिन ही आकर काम कर जाए, क्योंकि काम वाले की बड़ी दिक्कत थी। वहां पर जो काम वाली जिसके घर जाती थी उसी के घर जाती थी। इसलिए उसने सोचा था कि पड़ोस वाली रीता को जाकर उसकी काम वाली को बुलाकर आज दिन भर का काम करवा ले, पर बारिश की वजह से निकलना ही नहीं हो पाया था। उधर चौकीदार भी 2 दिन से छुट्टी पर था। लगभग 3 साल पहले मुंबई में उनका तबादला दीघा हुआ था, तो किरण को बहुत कोफ्त हुई थी। उसने तो यह नाम भी कभी ना सुना था, लेकिन पदोन्नति यानी कि प्रमोशन के साथ हुए तबादले को छोड़ा भी तो नहीं जा सकता था। परंतु दीघा पहुंचकर उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे, क्योंकि ये जगह इतनी भी बुरी नहीं थी जितना इसके नाम से प्रतीत होती है। ये जगह बहुत अच्छी थी, सारी फैसिलिटीज, और ऊपर से उसे प्रमोशन भी मिल रहा था। कलकत्ता से 180 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर बसे इस छोटे से कस्बानुमा शहर ने किरण का मन मोह लिया था। वैसे यह कहना भी उचित ना होगा, क्योंकि शहर तो उसने तब तक देखा ही कहाँ था। मन तो उसका आ गया था उस छोटे से बंगले पर जो उनको रहने के लिए मिला था। हाल ही में सोने के लिए 4 रूम, आगे पीछे लॉन, बाहर चौकीदार का कमरा, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवा, छत से गरजते समुद्र का नजारा, ये आदि देखकर वह मानो किसी स्वप्न लोक में पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था यह दुनिया की जन्नत उसके अब सामने है। पर वह इस बंगले की सच्चाई से बिल्कुल बेखबर थी। उसे मालूम भी न था कि आने वाला समय उसके लिए कितना अंधकार में होने वाला था। उसको ये नहीं पता था कि इस बंगले में जितनी खूबसूरती है उतनी ही खौफनाक चीजें भी हैं। उसे ये नहीं पता था कि इस बंगले में, जिस बंगले को वो बहुत अच्छी चीज समझ रही है और बहुत अच्छा माहौल समझ रही है, वहीं पर उसकी और उसके परिवार की जान को खतरा भी हो सकता है। वो नहीं जानती थी कि इस खूबसूरत दिखने वाले बंगले में कई खौफनाक राज दफन हैं। किरण तो समझ रही थी कि मानो उसे आकाश कुसुम हाथ लग गया हो। उसे तो ऐसा लग रहा था वो बहुत खुशनसीब है जो उसे ऐसे घर में रहने को मिल रहा है, और वो उस घर के कसीदे पढ़े जा रही थी और सोच रही थी कि इस घर में वो हमेशा रहेगी और उसका तबादला कभी यहाँ से दूसरी जगह हो ही ना। लेकिन जब उसे इस चीज की हकीकत मालूम पड़ेगी तब क्या होगा। बहरहाल समय उसके साथ कुछ और ही खेल खेलने वाला था। वो अपने बच्चों के साथ जैसे ही बिस्तर पर सोने के लिए आई, उसकी छोटी बेटी रोने लगी, और वो इस कदर रो रही थी कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर किरण ने किसी तरह उसे सुला दिया। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। धीमी धीमी किरण की आंखें भी भारी हो रही थी और उसे अचानक ही आंख लग गई और वो नींद की आगोश में चली गई। पर वह कुछ ही देर सोई थी कि अचानक जोर से बिजली कड़की और उसकी बेटी टीनी फिर भी डरकर उठने लगी। किरण का रुका हुआ हाथ उसे फिर थपथपाने लगा। वो भयभीत होकर सोचने लगी, ऐसी भयानक तूफानी रात और वह बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली है। न जाने कब सुबह होगी। वो बस अब सुबह होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रात का खौफ तो इस कदर मुसल्लत हो चुका था कि उसमें अच्छे अच्छे हिम्मत वालों की भी हवा निकल जाए। दीपक जब भी दौरे पर जाता वो हमेशा कामवाली को रात को रोक लेती थी। फिर चौकीदार भी तो होता था, पर उस दिन तो सब गड़बड़ हो गया था। अंधेरी रात हमेशा से ही किरण को बहुत डराती थी। उसे रात में अचानक से ही डर लगने लगता था और वो रात को बहुत जरा डरती थी। और आज तो वो अकेली थी अपने बच्चों के साथ। आज न चौकीदार था, ना ही काम वाली बाई,
कोई भी उसका साथ देने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। और इधर मौसम ने भी ठान ली थी कि वो किरण को डरा कर ही रहेगा। बारिश ने जोर पकड़ लिया था। शाम से ही टीवी पर समुद्री तूफान के बारे में पूर्व सूचना दी जा चुकी थी। इन 3 सालों में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पिछले साल भी ऐसे समुद्री तूफानों के बारे में पूर्व घोषणा हुई थी। घनघोर वर्षा के साथ समुद्र में खूब ज्वार उठ रहा था। हवाएं और तेज चल रही थी। समुद्र से आती हवा की साए साए की आवाज जैसे ही किरण के कानों में पड़ती, मानो किरण के अंदर एक और डर की बिजली दौड़ जाती। वो बहुत ज्यादा खौफ में थी। उसे यही लग रहा था कि ना जाने कब ये तूफान थमेगा। और दीपक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना ही चौकीदार है, ना ही काम वाली। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? अगर कोई ऐसा वक्त आ गया कि समुद्री तूफान आ गया या फिर कुछ विपदा आ गई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और ऊपर से माहौल भी ऐसा क्रिएट होते जा रहा था कि जो डर को और खौफ को और बढ़ाता जा रहा था। और डर और खौफ उस पर धीरे धीरे हावी होने लगा था। वो अपने दरवाजे को फिर से देख आई कि कहीं वो खुल तो नहीं गया, पर दरवाजे पहले की ही तरह बंद थे। किरण घर में लगे पर्दे को अच्छी तरह से लगा दिया जो तूफान की वजह से इधर उधर हो रहा था। कुछ क्षण के लिए तूफान थमसा गया था। किरण को लगा शायद अब तूफान ना आए। अपने डर को भुलाकर बिस्तर पर सोने के लिए चली जाती है। अभी वो कच्ची नींद में ही थी कि उसे लगा उसके सिरहाने कोई सोया हुआ है। वो एकदम से चौंक कर उठ जाती है और कमरे में लाइट जलाने के लिए स्विच अंधेरे में ढूंढने लगती है, पर तूफान की वजह से बिजली चली गई थी। किरण अंधेरे में किसी तरह बचते बचाते पलंग के नीचे रखी अपनी बैग की ओर जाती है और उसमें रखा टॉर्च जलाती है। टॉर्च की लाइट बेहद कम थी। किरण सोचने लगी, अरे मैंने तो कल ही ये टॉर्च खरीदा था, इतनी जल्दी खराब कैसे हो सकती है? पर वह सोचती है चलो कुछ तो है जलाने को, किसी तरह रात तो कट ही जाएगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे। किरण टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगती है पर उसे कुछ भी नहीं दिखता है। अचानक उसके बगल में से किसी के जाने की आवाज उसे सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे काले लिबास में लिपटी एक भयावह शरीर देखने को मिलती है। वो बिल्कुल डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके दोनों बच्चे भी उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। किरण इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उससे अपने बच्चों की रोने की आवाज भी नहीं सुनाई देती। पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और खिड़की के पास जाकर जोर जोर से बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगती है। तूफान फिर से आ गया था। इस तूफान में उसकी आवाज खुद के मुख से बाहर नहीं निकल रही थी, मानो उसकी आवाज उसी रूम में कैद हो गई हो। चिल्ला चिल्ला कर वह थक रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखें लाल पीली हो रही थी और वह अचानक से बेहोश हो गई। जैसे उसकी नींद खुलती है वह जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी उसके सर पर किसी का हाथ रखने का स्पर्श मालूम पड़ता है। वो जैसे ही देखती है खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसके सामने उसका पति दीपक उसके साथ था। लेकिन किरण को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो हॉस्पिटल में है, वो भी जीवित है। दीपक किरण को समझाने लगता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर किरण की आंखों में उम्मीद की किरण वापस लौट आती है। किरण अपने बच्चों के बारे में पूछती है, क्या वो दोनों ठीक है? हाँ ठीक है, दीपक कहता है। पर ये बताओ साथ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम बेहोश कैसे हो गई? दीपक किरण से पूछता है। किरण लड़खड़ाती जुबान से अपनी आप बीती दीपक को सुनाने लगती है। दीपक किरण की पूरी कहानी सुनकर उसी दिन अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से जाने की सोचने लगता है। उसी दिन सहपरिवार अपने घर चले आते हैं और कोलकाता की रहने वाली किरण इस घटना को आज भी भूल नहीं पाई है। वो भयानक रात उनके जहन में अब तक बैठी हुई है, एक डर बनकर। किरण खुद बताती है कि यह घटना उसके जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। वो सपने में नहीं सोची थी कि उसे प्रेत से कभी या जिन्नात से कभी सामना होगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।